राधे राधे। आपने चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके सुनने में और भी मज़ा आता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। नया एपिसोड 446। जैसे मैंने पहले बताया था, आज रितिका का कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलने वाली है। एंड आई थिंक कि शायद उसकी आंखें भी सही दिखें या वो नाटक कर रही है या कुछ ना कुछ देखते हैं, क्योंकि एपिसोड का जो नाम है वही इसी तरह का है कि रितिका का सच। एपिसोड 446। रितिका बेहोश थी। आकाश के साथ कॉफ़ी पीने के बाद ही उसका सर घूमने लगा था, जिससे वह कार में ही स्ट्रगल करते हुए बेहोश हो गई। आकाश उसे एक कमरे में ले आया। कमरे में लाइट्स नहीं थी, बस खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। उसने रितिका को सोफे पर आराम से लिटाया और उसे देखने लगा। वह देखते हुए बोला, तुम कितनी खूबसूरत हो रितिका। उसने रितिका की खुली कमर को देखा, जो कि उसके कपड़े से बाहर झांक रही थी। कितने दिनों से तुम मुझे परेशान कर रही थी। ये कहते हुए उसने रितिका के कमर को सहलाया। रितिका को जरा भी होश नहीं था उसके साथ क्या हो रहा था। आकाश उसकी कमर को सहला ही रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खोला और उसके पास आते हुए बोला, साले अकेले मज़े ले रहा है। उस आवाज़ को सुनकर आकाश पीछे मुड़ा। उसने देखा उसके सामने एक काले कपड़े पहने आदमी था। देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था। आकाश ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। आपसे पहले मैं इसे हाथ कैसे लगा सकता हूँ। ये कहते हुए वो पीछे हट गया। वह आदमी जिसने काले कपड़े पहने थे वह रितिका के पास आया और उसके ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरी रिद्धि। कितनी कमाल की हो गई हो तुम इतने सालों में। एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए उसने रितिका के गाल को सहलाया। रितिका को देखते हुए उसके आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पे एक बड़ा सा कट का निशान था, जिसे देखकर पता चल रहा था जैसे वह बहुत पुराना हो। एक्सक्यूज मी। निशान उसके चेहरे को और भी भयानक दिखा रहा था। वह बहुत खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। उसने कहा, बेबी इतने दिनों बाद मिले हैं, तुम ऐसे चुपचाप अच्छी नहीं लग रही। उसने आकाश से कहा, इसे होश में लाओ, और वो आकर सोफे पर बैठ गया। उसने लाइट्स ऑन की, जिससे कमरे में रोशनी हो गई। आकाश ने वॉशरूम से बाल्टी में पानी लाकर उसे रितिका के ऊपर उड़ेल दिया। रितिका हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। उसने लंबी लंबी सांसें ली और अपने चेहरे से पानी को साफ किया। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई, तुम जाग गई। उस आवाज़ को सुनकर रितिका के कान खड़े हो गए। उसने उस आवाज़ की तरफ फेस किया और धीरे से बोली, वीर। उस लड़के का नाम वीर ओबरॉय था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी और वह दिखने में बहुत ही खतरनाक था। उसका नाम रितिका के मुंह से सुनकर वीर सतीर तरीके से मुस्कुराया। ओह बेबी, माय रिद्धि बेबी, तुम्हें अभी मेरी आवाज़ अच्छे से याद है। वाओ, मैंने कहा था ना हम दोबारा मिलेंगे। उसकी बात सुनकर रितिका का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने कहा, वीर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मुझे जाने दो यहाँ, नहीं तो मैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले वीर हंसते हुए बोला, ओह तुम्हारी धमकी और तुम्हारी बातें, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे 2 साल पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली। ये कहते हुए उसने रितिका के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके गाल को छूने वाला था कि रितिका ने उसके हाथ को झटक दिया और उसे गुस्से में बोली, डोंट टच मी यू बास्टर्ड। वीर ने रितिका के सवाल को सुना और मुस्कुराते हुए बोला, वाओ, वही गुस्सा, वही एटीट्यूड, मुझे तुम्हारा हर एक अंदाज पसंद आता है, एजेंट रिद्धि सिंह। ये नाम सुनकर रितिका के चेहरे के भाव बदल गए। वीर ने कहा, आई होप मैंने तुम्हारा नाम सही से लिया। सो लिसनर्स, मैं कह रही थी ना कुछ अजीब लग रहा है, तो अब देखो, सुनो। ये सुनकर रितिका का चेहरा एकदम कठोर हो गया और वीर ने कहा, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझे इस तरह मिलोगे, इस तरह, इस नए अवतार में। रितिका ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें। उसने सवाल पर वीर ने कहा, तुम चाहिए। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और अब जब तुम मेरे हाथ लगी हो तो मुझे तुमसे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये कहते हुए वह हंसने लगा। रितिका ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। उसके कपड़े गीले थे और वो ठंड से कांप रही थी। उसने कहा,
तुम्हें मेरे पास वापस नहीं आना था वीर, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तुम यहाँ से जिंदा भी जा पाओगे। उसकी बात पर आकाश ने गुस्से उसे देखा और उसके पास आते हुए बोला, तुम साली अपनी जुबान पर लगाम रखो। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा तो रितिका ने उसके पैर पर लात मारी और गुस्से से बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी। आकाश ने गुस्से से उसे देखा। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। इस लड़की ने बहुत जोर से उसे लात मारी थी। तेरी तो, तूने मुझे लात मारी? ये कहते हुए आकाश रितिका की तरफ बढ़ा, लेकिन रितिका ने उसके हाथ को पकड़ लिया और हवा में घुमा पटकते हुए बोली, मैंने कहा फिर रहो मुझसे दूर। लेकिन तुम्हें तो। उसने वीर को फेस किया और गुस्से में बोली, अब बहुत देर चुकी है वीर, तुम्हें भी मरना होगा। ये कहते हुए उसने आकाश के हाथ को मरोड़ दिया और जिससे आकाश चीखने लगा। वीर ने उसे एग्रेसिव होते देखा तो अपनी कमर से गन निकालकर रितिका को पॉइंट करा। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि रितिका ने घूमकर उसके हाथ पर लात मारी और वीर के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। वीर ने हैरानी से उसे देखा। रितिका ने अपनी आंखों को बड़ा किया और उसके लेंसेस को हटाते हुए बोली, आहा, कितने साल हो गए इन आंखों की रोशनी देखे। ये कहते हुए उसने लेंसेस को फेंका और वीर को देखने लगी। वो लेंसेस उसकी आंखों को ब्लॉक कर रही थी, जिसकी वजह से उसे सच में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वीर ने गुस्से से रितिका को देखा और उसके तरफ आते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते उसने रितिका के ऊपर हाथ उठाए तो रितिका झुक गई और उसके पीठ पर उसकी कोहनी से मारा। वीर तुम्हारी तरफ मुंह के बल गिर गया, दूसरी तरफ मुंह के बल गिर गया। रितिका ने अपने गले को चटकाया और उसे देखते हुए बोली, कम ऑन वीर, गेट अप वीर, गेट अप। वीर ने जमीन पर हाथ पटका और उठकर रितिका के पास आने लगा, लेकिन रितिका ने तो फिर से उसको मुक्का मारा जिससे वो जमीन पर गिर गया। रितिका ने वीर के गन को उठाया और उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, गुड बाय वीर। ये कहते हुए उसने उसके कंधे पर गोली चलाई। वीर जोर से चिल्ला, आह। रितिका ने कहा, तुम्हें वापस नहीं आना था ना, क्योंकि मुझे मेरे पीछे सबूत छोड़ने की आदत नहीं है। ये कहते हुए वो वीर पर गोली चलाने ही वाली थी कि आकाश ने रितिका के सर पर मारा, जिससे मौका पर वीर वहां से भाग गया। रितिका ने गुस्से से आकाश को देखा। आकाश ने उसकी लाल आंखें देखी तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, रितिका, दिल्ली में कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। रितिका प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। रितिका ने गुस्से से देखा और उसके हाथ पर गोली चलाते हुए बोली, तूने कुछ नहीं किया, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया साले। ये कहते हुए उसने फिर से गोली उसके दूसरे हाथ पर चलाई। रितिका ने आगे कहा, चल भाग यहाँ से। अगर तू यहाँ से भागने में कामयाब रहा तो मैं तुझे जान नहीं दूंगी, नहीं तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी रितिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रितिका उस तरफ घूम गई और घबराई आवाज़ में बोली, कौन है मेरे पास, मैं गोली मार दूंगी। तभी सामने से किसी की जानी पहचानी आवाज़ आई, रिति मैं हूँ, गन नीचे करो। वंश की आवाज़ से रितिका के हाथ से गन छूट गई और वो रोते हुए बोली, वंश तुम आ गए, देखो ना ये मुझे यहाँ लेकर आए हैं, उसने मुझे हाथ लगाया। मैं वंश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने महसूस किया रितिका के कपड़े गीले थे। उसने गुस्से से आकाश को देखा, जो हैरानी से उस लड़की को देख रहा था जिसने अभी अभी उसके ऊपर गोली चलाई थी और अब ऐसे बन रही थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसने नहीं में सर हिलाया और कुछ कहना चाहा तो वंश ने गुस्से में उसे देखा और अपनी कमर से गन निकाल कर उसके ऊपर गोली चला दी। इस वक्त वंश वो भूल चुका था कि उसने आयांश को कुछ वादा किया था। रितिका उसके सीने से लगकर वंश को देखने लगी। उसने ऐसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान थी। उसे याद था कुछ देर पहले आकाश ने उसे किस तरह छुआ था। उसे अपने मन में कहा, काश मैं तुझे अपने हाथों से मार पाती। जब आकाश की चीखें शांत हो गईं तो वंश ने अपना हाथ नीचे किया और रितिका को देखने लगा। उसने देखा रितिका कितनी डरी हुई थी। उसने कहा, तुम ठीक हो ना? देखा रितिका कितना बढ़िया सस्पेंस निकला। सच में। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया।
वंश ने जल्दी से अपनी जैकेट निकालकर रितिका को पहनाई और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें इनके साथ आने के लिए? अगर कुछ हो जाता तो? रितिका ने वंश को फेस किया और कांपते हुए बोली, इसने कहा था मुझे घर छोड़ेगा, लेकिन मैं बहुत डर गई थी वंश। वे कहते हुए तो वंश के गले से लग गई। वंश ने उसकी पीठ को सहलाया और बोला, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया और उसकी आंखें बेचैन हो गईं। इतने सालों बाद वंश को वो नीली आंखें देखकर रितिका को बहुत ही बेचैनी हो गई थी, क्योंकि अब तक उसने वंश को कभी इतने करीब से नहीं देखा था। वो सिर्फ वंश को फील ही करती थी, पर इस वक्त उसकी आंखों में लेंस नहीं थे। उसने अपने मन को कठोर किया और बोली, एक दिन तुम्हारा भी यही हश्र होगा वंश रायजादा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना हम सबके काना चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट एपिसोड का भी मज़ा लो। एपिसोड 447, रूहानी आज न्यू गर्लफ्रेंड। रूहानी आज बहुत दिनों बाद कॉलेज आई थी। अभी वे क्लास अटेंड करने के बाद कैंटीन की तरफ जा रहे थे, तभी उसे अभी मिला गया। अभी कॉलेज आया था। वो सिया का अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए वो उन्हें देखने उसके पास आया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और रूहानी को देखते हुए बोला, रूहानी कहाँ थी तुम? इतने दिनों बाद दिख रही हो। रूहानी ने हंसते हुए कहा, हाँ बस ऐसे ही। अभी ने कहा, वैसे रूहानी क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? रूहानी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, जुड़वा बहन? नहीं तो तुम ये क्या कह रहे हो? अभी अपना फ़ोन देखते हुए बोला, ये ना कल न्यूज़ आई है, इसमें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर मिस्टर रायजादा के साथ एक लड़की नज़र आ रही है। वो दिखने में एकदम तुम्हारी तरह है। अब तुम तो उनकी वाइफ होने से रही, इसलिए मैं पूछ रहा था। रूहानी ने उसके फ़ोन को लिया और उसने अपनी और आयाश का फ़ोटो देखने लगी। आयाश का कि मुंबई के उस रात पार्टी की थी जहाँ पर उसने किसी को थप्पड़ मार दिया था। रूहानी उसमें साफ साफ नज़र आ रही थी आयाश के साथ, लेकिन तब उसने बहुत ही क्लासी कपड़े पहने थे और अभी वो सिंपल कपड़ों में थी। रूहानी ने सिया को हैरानी से देखा। इस सिया ने भी उसे कुछ नहीं बताया, इसीलिए आते वक्त सब उसे देख रहे थे। रूहानी अभी को इतना फ़ोन वापस करते हुए बोली, ना नहीं, ये मैं नहीं हूँ। हम तो इन्हें जानते भी नहीं, हम उनकी वाइफ कैसे हो सकते हैं? अभी ने हाँ में सर हिलाया और तभी पीछे से उन्हें किसी की आवाज़ आई, तुम उनकी बीवी हो भी कैसे सकती हो? खुद को देखा है आईने में? रूहानी, सिया और अभी ने उस आवाज़ को पीछे से सुना। उसने सामने से जानवी अपने हाथ में फ़ोन घुमाते हुए खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। जानवी ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, कहाँ वो द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और कहाँ तुम जैसी गंवार लड़की? रूहानी के बारे में ये सुनकर सिया ने गुस्से से उसे देखा और कुछ कहने को ही थी कि रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानी ने कहा, भले ही हम उनकी वाइफ नहीं हैं, लेकिन हम खुश हैं कि तुम भी उनकी कुछ नहीं लगती, नहीं तो पता नहीं आयाश जी तुम्हें कैसे झेलते। सिया ने यह सुना और अपनी हंसी रोकने के लिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जानवी ने गुस्से में उसे देखा। तुम! वो लोग कुछ और कहते इससे पहले ईशान वहाँ पर आते हुए बोला, स्टॉप इट जानवी, तुम उसके साथ बहस क्यों कर रही हो? जानवी ने उसके पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, भाई आप मुझे ही हर बार डांटते हो। ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है और आप इसे कुछ कहने के बजाय मुझे कह रहे हो, क्योंकि तुम ही इससे आकर उलझती रहती हो। ईशान ने उसे फिर से डांटा। वो रूहानी को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी रूहानी, ये कुछ नहीं जानती। ईशान रूहानी के बारे में जानता था, इसलिए वो अपनी बहन को उससे दूर रखना चाहता था, क्योंकि जानवी किस तरह की लड़की है वो उसे पता था। जानवी ने अपने भाई को इस तरह देखा और कहा, भाई आप इससे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? ईशान ने कहा, क्योंकि ये मिसेस, वो कह ही रहा था कि रूहानी ने कहा, कोई बात नहीं ईशान, हम ठीक है। जानवी ने गुस्से से दोनों को देखा। अब ये लड़की उसके भाई को उसके नाम से बुला रही थी। उसने अपने आसपास देखा, जहाँ पर उन्हें बहस करता देखकर भीड़ जमा हो रही थी। जानवी को लगा जैसे ये लोग उसका मजाक बना रहे हो। जब से ये इस कॉलेज में आई थी, तब से हर कोई उसके बारे में बात करता था और उसे भूल गई थी। उसने गुस्से से सबको घूरा और अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। ईशान ने भीड़ को देखा और कहा,
तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कोई तमाशा नहीं चल रहा है? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो, अपनी अपनी क्लासेस में जाओ। यह सुनकर सब वहाँ से चले गए। रूहानी ईशान से कुछ कहने को ही थी कि ईशान भी वहाँ से चला गया। सिया ने कहा, रूहानी दी, आपने उसे रोका क्यों नहीं आपने उसे रोका क्यों अपने बारे में बताने से? उसे पता चलना चाहिए आप कौन हैं। अभी ने कहा, मतलब एक मिनट, क्या तुम सच में मिसेस रायजादा हो? रूहानी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, चुप करो तुम दोनों, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। चलो कुछ खाते हैं, हम यहाँ भूख लगी है। रूहानी ने उसके मुंह पर हाथ हटा लिया और अभी ने धीरे से कहा, क्या तुम सच में मिसेस रायजादा हो? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। अभी को तो जैसे मुंह ही खुला गया। सिया उसके मुंह को बंद करते हुए बोली, मुंह बंद करो, मक्खी घुस जाएगी। इधर वंश रितिका को घर ले आया। आज उसका कहीं जाने का प्लान था, लेकिन आज उसका जाना कैंसिल हो गया। इस वजह से वो रितिका से मिलने 8 क्लास आया था, लेकिन उसे पता चला वो आज जल्दी निकल गई थी और वो उसे ढूंढता हुआ आकाश के अपार्टमेंट पहुंच गया। रितिका के कपड़े अब भी गीले थे, इस वजह से वो थोड़े कांप रही थी। वंश को लगा रहा था जैसे रितिका अब भी घबराई हुई है। वंश ने रितिका के घर का डोरबेल बजाया तो कुछ ही पल में सलोनी ने दरवाज़ा खोला। सलोनी ने रितिका और वंश को एक साथ देखा तो उसका मुंह बन गया। उसे ये लड़का जरा भी पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं था, लेकिन वजह कुछ और थी। वंश ने ही अजीब नज़रों से सलोनी को देखा। सलोनी ने रितिका के हाथ को देखा जिसे वंश ने पकड़ रखा था। रितिका ने कहा, सलोनी दी, अब क्या आप हमें अंदर आने नहीं देंगी? वंश पहली बार हमारे घर आए हैं। सलोनी ने अजीब सा मुंह बनाया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। रितिका ने कहा, वंश तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। उसने सलोनी से कहा, दी चलो मेरे लिए कपड़े निकाल दो। सलोनी ने हाँ में सिर हिलाया। वंश सोफे पर बैठ गया। उसने घर को देखा जो बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। वहाँ पर कुछ फोटोज थी जिसमें रितिका और सलोनी साथ में थे। तभी एक फोटो में उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने उस फोटोज में एक को उठा लिया और उसे देखने लगा। उस फोटोज में रितिका की आंखों की पुतलियां भूरे रंग की थी, लेकिन उसे पता था उसकी आंखें डार्क ब्लैक हैं। वंश ने ज़्यादा नहीं सोचा और फोटो को टेबल पर रख दिया। वो ऐसे ही एक एक करके सारे फोटोज़ को देखने लगा। रितिका कभी किसी फ़ोटो में एक औरत के साथ थी तो कभी सलोनी के साथ। ज़्यादातर सभी फ़ोटोज़ में वो मुस्कुरा रही थी। वो पहले भी इस घर में आ चुका था, लेकिन सिर्फ रितिका के कमरे तक ही। इधर सलोनी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में रितिका पर बरसते हुए बोली, तुम पागल हो? क्या कर रही हो तुम? ये यहाँ क्या कर रहा है? और मोम ने देख लिया तो इसे तो अच्छा नहीं होगा। रितिका उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ दी, मैं आपको सब बताऊंगी, पर पहले मेरी लेंस ढूंढो। मैंने जल्दी में उसे कहीं फेंक दिया था। सलोनी ने हाँ में सर हिलाया और रितिका की लेंस ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। तब तक रितिका ने कपड़े बदल लिए। उसने कहा, मिला? सलोनी ने नहीं में सिर हिलाया। तभी उसे काले रंग का चश्मा दिखा। उसने जल्दी से उसे पहन लिया और वो बाहर आ गई। सलोनी किचन में चली गई और उसके लिए चाय बनाने। रितिका ने कहा, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? वंश ने कहा, अच्छा है, पर तुमने इस वक्त चश्मा क्यों लगाया है? रितिका अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोली, हाँ, वो मेरी आंखों में थोड़ी जलन हो रही थी, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए। वंश ने हाँ में सर हिलाया। तभी सलोनी दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ गई। उसने वंश को कॉफ़ी दी और फिर रितिका के पास आई। ये तीनों कॉफ़ी पीने लगे। वंश ने कहा, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? उसके सवाल पर सलोनी ने रितिका को देखा तो रितिका ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, हाँ, वो बाहर गई हैं, अभी आती ही होंगे। वंश ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद वंश ने कॉफ़ी पी ली और सोफे उठते हुए बोला, ओके, मैं अब चलता हूँ। रितिका ने हाँ में सर हिलाया। उसने कप को टेबल पर रखना चाहा तो कप नीचे गिर गया, लेकिन वह टूटा नहीं क्योंकि रितिका ने उसे कैच कर लिया था। सलोनी ने यह देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। ये लड़की, लेकिन अगले ही पल रितिका ने उस कप को छोड़ दिया, जिससे कप नीचे गिरकर फूट गया। वंश ने यह देखा और जल्दी से उसके पास आ गया। वो उसका हाथ पकड़कर उसे देखते ही वो बोला, तुम्हें लगी तो नहीं? रितिका ने नहीं में सर हिलाया। वंश परेशान होते हुए बोला, कोई बात नहीं,
आगे से ध्यान रखना। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। सलोनी ने कहा, मैं इसे साफ करती हूँ। कुछ देर बाद वंश ने उसे गुड बाय कहा और चला गया। उसके जाने के बाद रितिका ने गहरी सांस ली। तभी उसने वक्त देखा। शाम के 5 बज रहे थे। शिट, सलोनी दी मम्मा आती ही होंगी। अगर उन्होंने इसे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। सलोनी ने दरवाज़ा खोला और बाहर भागी, लेकिन थैंक गॉड वंश सीढ़ी से नीचे चला गया। उसी वक्त लिफ्ट का गेट खुला और उसमें से एक मिडिल एज महिला बाहर आई। उसने सलोनी को देखा और कहा, शालू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलोनी ने कहा, कुछ नहीं मॉम, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। उस महिला ने हाँ में सिर हिलाया। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। सारांश अपना शिफ्ट खत्म करके जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके कैबिन में आते हुए क्लिक आई। वो दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, डॉक्टर रायज़ादा, क्या आप फ्री हैं? सारांश ने उसे देखा और कहा, हाँ मिस खुशबू, हाँ मैं बस अभी फ्री हुआ हूँ। कुछ काम था क्या? खुशबू दिखने में बहुत सुंदर थी। उसने नीले रंग की शर्ट और वाइट पैंट पहना था और पैरों में जूते थे। वो सारांश के साथ काम करती थी। अपना नाम अब उसके मुंह से सुनकर खुशबू थोड़ा सा शर्माई। उसने अपने बालों को कान के पीछे किया और बोली, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात ही करनी थी। सारांश अपना बैग उठाते हुए बोला, ओके चलो कैफ़े चलकर बात करते हैं। खुशबू खुश हो गई। वे दोनों हॉस्पिटल के पास के ही कैफ़े में आ गए। सारांश ने कहा, बताओ क्या बात है? खुशबू थोड़ा उदास होते हुए बोली, वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो। सारांश का मुंह कॉफ़ी पीते हुए जल गया। उसने हैरानी से कहा, क्या सच में? लेकिन इतनी जल्दी क्या है? खुशबू ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और वो आशा होकर बोली, प्लीज़ तुम मेरे घर वालों से मिलो ना। मैंने कह दिया है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। सारांश ने हंसते हुए कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? हम शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो 1 ही महीने हुए हैं हमें मिले। खुशबू ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ ना, लेकिन सारांश प्लीज़, सारांश मना मत करो। मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी। उसने कहा, इतना ही कहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा आद्या का फ़ोन है। उसने जल्दी से उसे रिसीव कर लिया और बोला, हाँ डार्लिंग, तुम कहाँ हो? हाँ मैं हॉस्पिटल बाहर कैफ़े में हूँ। उसने फ़ोन काटा और खुशबू उस पर चिल्लाते हुए बोली, कौन है वो? तुमने उसे डार्लिंग कहा? सारांश उसके हाथ को अपने हाथ में हटाते हुए बोला, हाँ वो मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर खुशबू ने हैरानी से उसे देखा। तभी सारांश को कैफ़े से बाहर आद्या की कार दिखी। वह अपना बैग उठाकर वहाँ से बाहर की तरफ जाते हुए बोला, मिस खुशबू, अब हम साथ नहीं रह सकते। आई एम सॉरी। खुशबू उसके पीछे जाते हुए बोली, सारांश रुको, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। सारांश कैफ़े के बाहर आ गया, जहाँ पर आद्या ब्लैक लैम्बोर्गिनी से टिककर कार उसका इंतज़ार कर रही थी। वह उसके गले लगते हुए उसके कान में बोला, प्लीज़ पांडा मुझे बचा ले, लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। आद्या ने खुशबू को बाहर आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।